नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करवाई जाती है साथियों। यहाँ पर आपको PYQ MCQ वगैरह मिलेंगे टाइम टू टाइम, वीडियोज़ और नोट्स वगैरह के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से आप हमें जुड़ सकते हैं। ना केवल NTA UGC नेट जेआरएफ साथियों, बल्कि TGT PGT फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड UPGIC कॉलेज लेक्चरर वगैरह के से जुड़े हुए सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट के सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पवन कुमार हिस्ट्री सब्जेक्ट का एजुकेटर हूँ साथियों, और यहाँ पर NTA UGC नेट जेआरएफ की तैयारी करवाता हूँ। सभी जानते होंगे जो ये इसलिए बताना पड़ता है साथियों, क्योंकि हर वीडियो में हर टाइम में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ जाते हैं हमारे साथ में। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक सभी चीज़ों के आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं खुद टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। ठीक है तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमारा मौर्य काल अभी चल रहा है। मौर्य काल में हमारा पहला चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बिंदुसार को हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा शासक चल रहा है हमारा अशोक। ठीक है, अशोक का राज्यकाल हमने पहले देखा था, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अशोक के अभिलेखों के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो मौर्य काल में अशोक के अभिलेख प्रमुख रूप से 3 प्रकार के अभिलेख हैं साथियों। इसमें अशोक के कौन कौन से? शिलालेख, जो कि चट्टानों के ऊपर, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर खुदवाए गए थे, पत्थरों की पे। दूसरा है स्तंभलेख, पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो स्तंभों के ऊपर खुदवाए गए थे, खंभों पे बोल देते हैं। और तीसरे हैं गुहालेख या गुफालेख, केव्स के अंदर जो खुदवाए गए थे, गुफाओं के अंदर जो खुदवाए गए थे। ठीक है, तो शिलालेख में 2 प्रकार के आते हैं साथियों। एक दीर्घ शिलालेख है, वृहद शिलालेख भी बोल देते हैं, बड़े, दीर्घ बोले तो बड़ा शिलालेख, बड़े शिलालेख जो होते हैं। और दूसरा लघु शिलालेख, यानी कि छोटे, ये बिग साइज में और ये शॉर्ट साइज में, इसलिए इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। दीर्घ शिलालेख है साथियों, वो 14 प्रकार के प्रमुख रूप से शिलालेख हैं। दीर्घ शिलालेख जो हैं उनको, वो कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं, और जो कि 8 अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं। 8 अलग अलग स्थानों से हमें 14 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। तो उन पे ऊपर एक एक डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि साथ ही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ये टॉपिक है। यहाँ से 1-2 अशोक के अभिलेखों में से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पहले में कहता है साथियों कि पशु हत्या निषेध, पशुओं की हत्या के ऊपर रोक लगाने का आदेश देता है कौन? अशोक। अपने पहले शिलालेख में, पहले दीर्घ शिलालेख में पशु हत्या निषेध के बारे में बोलता है। ये कहता है कि पशुओं के ऊपर पशुओं की हत्या ना की जाए। अभी कह रहा है कि वो संप्रदाय, जो समुदाय, जिन समुदायों में, जैसा कि आप जानते साथियों, कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ पर पशु बलि दी जाती है, और रेगुलर जो है मांसाहारी होते हैं, वो लोग मांस खाते हैं। ठीक है, तो उनको मना किया गया है कि आप ऐसा ना करें, धम्म की शरण में आए, और पशु हत्या का निषेध कर दिया था उसने। ठीक है, वो खुद कहता है कि अभी राजकीय पाठशाला में, बोले तो राजकीय पाठशाला बोले तो जो उनकी आज का संसद भवन लगा लो यार, संसद की कैंटीन जो है, तो उस समय की जो राजकीय पाठशाला थी, राजकीय वो जो कैंटीन थी उनकी, या मैस बोल सकते हैं, जहाँ पे भोजन बनता था सभी का, उसमें 2 मोर और 1 हिरण मारे जा रहे हैं। उनका मार करके भोजन बनाया जा रहा है। इन फ्यूचर में कुछ समय के बाद इनको भी हम बंद करवा देंगे, यानी कि राजकीय उत्सवों में किसी प्रकार का कोई जीव हत्या नहीं होगी। पहले लेख में बताता है। दूसरों में उल्लेख मिलता है साथियों चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी और सत्यपुत्र और केरल पुत्रों का। किन किन का उल्लेख करता है अशोक? जो अपने इसके सीमाओं से लगे हुए जो राज्य हैं उनका उल्लेख करता है। कौन कौन से हैं? चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी बोले तो आधुनिक श्रीलंका के। ठीक है, तो इन जगहों का, ये इन राजवंशों का उल्लेख करता है इसमें। तीसरे में क्या खासियत है साथियों? तीसरे में ये कहता है कि युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में साथियों इसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किन किन की? युक्तों की, रज्जुकों की और प्रादेशिकों की। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था उनको। जैसे कि आधुनिक बोले तो एक तो जिला स्तर पर
और राज्य स्तर पर इस तरह से नियुक्त किया था। उनको आदेश दिया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में वो है अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों को जा करके सामूहिक रूप से समझाएं, हैं, उनको आदेश दें कि अल्प व्यय करें, ज़्यादा खर्चा ना करें, धन संग्रह करें, धन को जोड़ें, ठीक है, ज़्यादा संग्रह अल्प व्यय करें, खर्चा कम करें, धन को जोड़ें, वृद्धों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति उदार हों, श्रमणों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति उदार हों और उनको दान दक्षिणा दें। ये कहा गया है तीसरे शिलालेख में। अब चौथे शिलालेख में क्या कहता है अशोक? कहता है कि बेरी घोष की जगह धम्म घोष ने ले ली है। बेरी घोष बोले तो अपन देखा होगा साथियों पुरानी फिल्मों में या रामायण महाभारत में जब युद्ध होता है तो एक वो बजाते हैं शहनाई सी, है ना, बजाते ना बड़ी सी, तो उसको बोलते हैं बेरी घोष, और दम 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 नगाड़े बजाए जाते हैं तो उसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? बेरी घोष, यानी कि युद्ध का घोष। तो युद्ध के घोष की जगह जब इसे शांति नीति अपना ली थी कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने, तो इसने धार्मिक कार्य करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, और युद्ध करना बंद करवा दिया था। तो धर्म की शरण में आ गया, धम्म की शरण ले ली थी इसने। तो कहता है कि बेरी घोष की जगह धम्म घोष की शरण धम्म घोष ने जगह ले ली है बेरी घोष की। तो अब हर सर्वत्र जो है धम्म घोष बजता है, यानी कि धार्मिक कार्य होते हैं, मंगलाचरण होता है, धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी था उस समय का अनुसार बेरी घोष बंद करवा दिया था, ठीक है। 5वें शिलालेख में क्या कहता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है 13वें वर्ष। अशोक कहता है 13वें शिलालेख में अपने में 5वें शिलालेख में कि मैंने अपने 13वें राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, साथ ही इंपॉर्टेंट है, देखिए राज्याभिषेक अशोक का पॉलिटिकल टाइम पीरियड 273 से काउंट होता है उसका, लेकिन उसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 BC में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। और उसी वर्ष से उसने सभी कार्यों की गणना की है, अपनी सभी वर्षों की गणना की है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए क्या कहता है कि इससे पहले किसी ने भी धम्म महामात्रों को नियुक्ति नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों को नियुक्ति की है, जो कि धर्म का प्रचार करते थे, धम्म महामात्र, ठीक है, धर्म का प्रचार करने वाले को धम्म महामात्र कहा गया है। उनकी नियुक्ति की थी कौन से वर्ष में? 13वें वर्ष में की थी। किसने? अशोक ने, ठीक है। 6 में क्या कहता है कि प्रतिवेदक और रिपोर्टर, कहता है ये रिपोर्टर रिपोर्ट दें, कहता है कि प्रतिवेदकों से ये वो आदेश देता है कि प्रतिवेदक या जो उस समय के रिपोर्टर या आधुनिक रिपोर्टर उस समय के प्रतिवेदक कहलाते थे, उनको ये ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ तुरंत मुझे रिपोर्ट दें। प्रतिवेदकों से ऑर्डर देता है, ये आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे दरबार में रहूँ, चाहे व्यायामशाला में रहूँ, चाहे मैं किसी भी कार्य में बिजी रहूँ, जनता से संबंधित रिपोर्ट मुझे तुरंत पहुँचाई जाए। तो ये बहुत अच्छा राजा था, इससे पता लगता है इसकी नीति का कि मैं जैसा भी मेरा जो कर्तव्य है वो जनता की सेवा करना है, तो मुझे तुरंत बताया जाए। 7वें में कहता है कि सभी जगह सभी समुदाय निवास कर सकते हैं, सभी जगह पर। ये कहता है कि जैसे कि आज आधुनिक संदर्भ में देखते हैं हम साथियों, तो इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम पूरे देश के क्षेत्रों में कहीं पर भी निवास रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बस सकते हैं और अपना काम धंधा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो इसी प्रकार से अशोक ने भी उसमें घोषणा की थी कि राज्य का कोई भी निवासी कहीं पर भी कोई भी समुदाय आराम से रह सकता है और अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, ये कहता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 8वें शिलालेख में क्या कहता है? धम्म यात्रा। 8वें शिलालेख में कहता है कि इसने धम्म यात्राएं प्रारंभ की थी। साथियों धम्म यात्रा, धर्म की यात्राएं करता था, अलग अलग महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों पर जाता था ये, और वहाँ पर जा कितनी रातें बिताई इसने, उस यात्रा में कितनी रातें बिताई या कितने दिन कह सकते हैं, आज तो हम दिन कहते हैं कि कितने दिन हमने यात्रा में लगाई, लेकिन इसने रातें बिताई। रातों का वर्णन है कौन से शिलालेख में? 8वें शिलालेख में 256 रातें व्यतीत करी, जो 256 रातें बिताई इसने धम्म यात्राओं में, ठीक है। 9वें में कहता है कि धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ है, धम्म मंगल, धम्म से जुड़ी हुई बातें ही सर्वश्रेष्ठ हैं। 10वें में यश कीर्ति की निंदा करता है ये, यानी कि शो ऑफ, दिखावा, कि अगर आप किसी को धर्म कार्य कर रहे हो और तो आप उसको बढ़ाई मत करो, उस चीज़ की बढ़ा चढ़ा के मत बताओ पब्लिक को, अब उस चीज़ की निंदा करता, मना ही करता है ये। 11वें में कहता है कि धम्मदान श्रेष्ठ दान है, धम्मदान ही श्रेष्ठ दान है, इसलिए धम्म के सार तत्व में वृद्धि होनी चाहिए। 12वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, धार्मिक सहिष्णुता से संबंध रखता है ये। किसमें? धार्मिक सहिष्णुता से संबंध रखता है कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज हमें राइट देता है कि कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और अपने
निष्ठानुसार पूजा उपासना अर्चना कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कानूनन रूप से उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी धार्मिक सहिष्णुता का आदेश देता है कौन, अशोक। और क्या कहता है कि सभी समुदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, सभी समुदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, सभी समुदायों के अंदर आपसी भाईचारा प्यार प्रेम होना चाहिए, और संयम बरतने की सलाह देता है सभी को कि हिंसा ना करें और संयम से काम ले, शांति प्रिय। 13वें शिलालेख में कहता है, ये सबसे बड़ा शिलालेख है साथियों। 13वें शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसकी इसी के अंदर जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख है। इसे शहबाजगढ़ी शिलालेख भी कह देते हैं, शहबाजगढ़ी संस्करण, ठीक है। सबसे बड़ा शिलालेख है, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और धम्म विजय की इसमें वो दिया उल्लेख मिलता है हमें साथियों। किस विजय का? धम्म विजय का। इसके बाद ही साथियों, कलिंग विजय के बाद इसने जो है युद्ध करना छोड़ दिया था और धम्म की शरण में आ गया था, ठीक है। तो धम्म विजय को प्रमुख रूप से मानता था, और कहता है कि 600 योजन तक धम्म विजय की थी इसने। 600 योजन बोले तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो 2.5 मील 1500 मील, 600 मील हमारी हो जाती है लगभग 1500 मील, और 1500 मील लगभग 2500 किलोमीटर बनते हैं, 2400-2500 किलोमीटर बनते हैं। तो इतना इसका जियोग्राफिकल एरिया था जहाँ पर इसने धम्म विजय की थी, जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, ठीक है। और इसी में आठविक जनजातियों का उल्लेख है साथियों। किसका है? आठविक जनजाति का उल्लेख। आठविक जनजातियों का उल्लेख है। आठविक जनजातियों एक ऐसी जनजाति थी साथियों उस समय जो कि मांसाहारी थी, उपद्रवी थी। तो उसको ये कड़ा संदेश देता है कि या तो तुम सुधर जाओ, धम्म के रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे, हैं तुम्हारे ऊपर, फिर हम कड़ाई करेंगे सुधारने के लिए, ठीक है। तो आठविक जनजातियों का, ये नेट का हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, आठविक जनजातियों का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में इसका आठविक जनजातियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 14वां शिलालेख क्या कहता है? 14वां शिलालेख जो साथियों एक प्रकार का उपसंहार शिलालेख है। जैसे हम कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो उसके लास्ट में जो उसका डिटेल दे देते हैं ना, उपसंहार लिखते हैं, संहार या उपसंहार बोल देते हैं लास्ट में। तो वो दिया गया है कि सभी को लास्ट में उसका क्या निचोड़ निकला, क्या वो बताया गया है। और इसमें इसी में साथियों ये अपने अभिलेखों को धम्मलिपि बोलता है, अपने अभिलेखों को क्या बोलता है? धम्मलिपि बोलता है, ठीक है। और कहता है कि आगे हो सकता है कि किसी कारणवश लेखक के किसी कारणवश इनमें अभिलेखों में कुछ गलती रह गई हो, तो मैं इन फ्यूचर में भी और समय समय पर और अभिलेख खुदवाता रहूँगा, और शिलालेख खुदवाता रहूँगा, और लोगों की भलाई में लगा रहूँगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी कहता है साथियों कि कोई एक व्यक्ति भी, हालांकि क्योंकि इसको भी पता था, अशोक को भी पता था साथियों कि एक साधारण मनुष्य इन शिलालेखों को नहीं पढ़ पाएगा, तो उसने कहा था अपने प्रादेशिक अधिकारियों से कि एक व्यक्ति, अगर अकेला व्यक्ति भी मांग कर सकता है शिलालेखों को सुनने की, शिलालेखों को पढ़कर सुनाने की। पहले क्या होता था साथियों कि जो धम्म महामात्र जो नियुक्त किए जाते थे, रज्जुक प्रादेशिक ये जो जाते थे, तो शिलालेखों को पढ़ करके आम जनता को इकट्ठा करके वहाँ पर सुनाते थे। जैसे कि पंचायतें होती हैं और उसमें मुनादी करवा देते हैं हम, है ना, ये अनाउंसमेंट करवाते हैं किसी चीज़ की, तो इसी प्रकार के वो भी अनाउंसमेंट करते थे। लेकिन वहाँ पर पब्लिक की बजाय पब्लिक डिमांड करे तब भी, और कहता है कि पब्लिक ना डिमांड करे तो अगर अकेला व्यक्ति भी कहता है कि मेरे को इसके बारे में जानना है, तो भी उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को पढ़ करके सुनाया जाए। तो ये थे आज के हमारे शिलालेख, अशोक के शिलालेख 14 प्रकार के थे, 8 स्थानों से, 8 अलग अलग स्थानों से जिनकी हमें प्राप्ति हुई थी साथियों, और इनके ऊपर हमने एक एक करके प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब इसी के साथ हम इससे थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो साथियों अब हम पहले पढ़ चुके हैं शिलालेखों के बारे में, अब हम थोड़ा और आगे डिस्कशन कर लेते इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख और कौन से थे? शिलालेखों पर अपने चर्चा कर ली थी, ठीक है, चट्टानों पे। और अब ये लघु शिलालेख आए हैं, लघु शिलालेख। और तीसरा कौन सा हमारा? वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख बोले तो पिलर्स इंस्क्रिप्शंस बोले तो पिलर्स के ऊपर जो लिखे गए लेख थे उनको वृहद शिलालेख बोलते हैं, स्तंभ लेख बोलते हैं।
ठीक है, तो 6 स्तंभ लेख हैं जिनके ऊपर 7 अभिलेख खुदवाए गए हैं साथियों। 6 जो हैं ये स्तंभ हैं जिनके ऊपर 7 अभिलेख खुदवाए गए हैं, इसलिए इनको सप्त स्तंभ अभिलेख भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सप्त स्तंभ अभिलेख। तो कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं। वृत्त स्तंभ लेख में पहला है साथ दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो कि जेम्स प्रिंसेप ने जिसको कि पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर सबसे पहले जो पढ़ा था वो कौन सा अभिलेख था? अशोक का दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक, यही एकमात्र ऐसा अभिलेख है साथ जिसके ऊपर सातों के सातों जो सप्त स्तंभ, सातों स्तंभों के ऊपर जो लिखवाया गया है डिटेल, वो सारी की सारी एक स्तंभ पे भी है, पूरी डिटेल। तो सातों लेख जो हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख के ऊपर पूरी प्रॉपर तरीके से पूरी लिखवाई गई है, एक पे भी। बाकी अलग अलग में भी है, लेकिन जो बचे हैं उनकी सारी एक पे भी लिखवाई गई है। कौन से पे? दिल्ली टोपरा अभिलेख के ऊपर। दूसरा हमारा दिल्ली मेरठ अभिलेख। तीसरा प्रयाग, यानी कि जो पहले इलाहाबाद बोलते थे आजकल इसको प्रयागराज नाम कर दिया गया है इसका, उसी प्रयाग अभिलेख। लौरिया आर्यराज अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख इंपॉर्टेंट है साथी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रामपुरवा अभिलेख की खासियत क्या है कि इसके ऊपर वृषभ की मूर्ति है। किसकी मूर्ति थी? वृषभ, यानी कि बैल, बुल, सांड की मूर्ति भी है इसके ऊपर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब अभिलेखों में क्या क्या मेन बातें हैं उसके ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या खासियतें हैं? तो ये है पहला अभिलेख, इसने साथ ही जब निर्गत करवाया था अभिराज्याभिषेक के 26वें वर्ष लिखवाया। पहला अभिलेख कौन सा अभिलेख? पहला ये दिल्ली टोपरा, ये वाला। ठीक है, दूसरे में वर्णन आता है, अशोक पूछता है कि कियमचू धम्मे, प्राकृत भाषा का शब्द है कियमचू धम्मे, इट मीन्स धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये पूछता है। उसी का फिर बाद में ये खुद ही आंसर देता है कि प्रजाहित के कार्य करना, वाणी में संयम रखना है, धार्मिक कार्य करना, ये सब चीज़ें जो है धम्म में आती हैं। तीसरे में कहता है कि आसीनव, इसने पाप गिनाए हैं साथियों कि आसीनव कौन कौन से हैं, कि पाप कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? चंडिये, नुठलिये, क्रोधे, मनो है, चंडियों की तरह वो करना, क्या बोलते हैं, व्यवहार करना, निठल्लापन, निठुलिये, क्रोधे, क्रोध करना। जैसे हमारे धर्म में बोलते थे ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 विकार माने गए मानव के, मनुष्य के 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो इसी प्रकार से अशोक भी कहता है कि चंडिये, निठुलिये, क्रोधे, मनो, रोगे, इस प्रकार से ये पाप हैं, इनसे बचिए। चौथे में कहता है कि रज्जुकों की नियुक्ति की है इसने, रज्जुकों की नियुक्ति की थी और बाद में उनको न्यायिक अधिकार दे दिए थे, न्याय करने के, वो न्याय भी कर सकते थे प्रजा के बीच में जाकर के। 5वें में जीव हत्या निषेध, जीवों की हत्या के बारे में रोक लगा दी है। 26वें वर्ष राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में, और इसने कैदियों की रिहाई भी कर दी थी, कैदियों की रिहाई कर दी थी। 26 वर्ष, कितनी? 26 वर्षों में 25 बार, 26 वर्षों में 25 बार कैदियों की रिहाई की थी। क्यों? क्योंकि साथियों कुछ समय ऐसा आता है जब अपने जन्म दिवस पर या कुछ खास दिन होता है, कोई उत्सव वगैरह होता है, तो राजा खुशी में जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं, छोटे मोटे अपराध करते हैं, चोरी चकारी वगैरह करते हैं, छोटे मोटे अपराध जिनके होते हैं, जो जेलों में बंद होते हैं, उनको माफ़ कर दिया जाता है, उनको मुक्त कर दिया जाता है, उनको चेतावनी दी जाती थी कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और जीव हत्या के, इसमें जीव हत्या की लिस्ट दी गई है साथियों कि तोता, चींटी, कछुआ, ये कुछ ऐसे जीवों की लिस्ट दी गई है कि आप इनका हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, गर्भिणी पशु, गर्भिणी माता, प्रेग्नेंट फीमेल जानवर कोई भी, और 6 माह से कम का बच्चा, 6 महीने से छोटा उसका बच्चा, जानवर का बच्चा जो जिसकी उम्र 6 महीने से कम है, उसको आप हत्या नहीं कर सकते, उसको आप मार नहीं सकते, इसने ऐसा बोला। ठीक है, मुक्त कर दिए। जनता के हित के कार्य, 6ठे में अभिलेख में कहता है कि जनता के हित, जिन कार्यों से जनता को सुख मिले मैं वो कार्य करता रहूँगा, जिन कार्यों से जनता का हित हो, जनता की भलाई हो, जनता को सुख मिले, मैं वो कार्य करता रहूँगा। 7वें में प्रजाहित कार्यों का उल्लेख करता है कि इसने प्रजा के हित में कौन कौन से कार्य करवाए थे, उन सभी कार्यों का ये उल्लेख करता है। कौन से में? 7वें अभिलेख में। और क्या है कि प्रत्येक 8 कोस पर कुआं खुदवाया, प्रत्येक 8 कोस एक डिस्टेंस होता है, जैसे आज हम किलोमीटर, माइल्स और किलोमीटर में मापते हैं, तो उस समय 8 कोस बोलते 1.8 किलोमीटर, तो यानी कि लगभग 15-16 किलोमीटर पे एक कुएं की स्थापना करता है। यानी कि 8, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम, 8 कोस को कैलकुलेट कर लीजिए, 8 कोस को किलोमीटर में बनाएंगे हम, तो 8 कोस में 1.8 किलोमीटर होता है,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 144, यानी कि 44.4 किलोमीटर आ जाएगा 8 कोस का। तो 14.5 किलोमीटर के लगभग इसने एक कुआं खुदवाया था। हर 14.5 किलोमीटर, हर 8 किलोमीटर के बाद में कुआं खुदवाया था यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए। और क्या करवाया, न्यू ग्रोथ वृक्ष, पेड़ लगवाए, सड़कों के दोनों किनारे फलदार और छायादार पेड़ लगवाए। और क्या करवाया, धर्मशालाएं बनवाई थी लोगों के, यात्रियों को ठहरने के लिए। यानी धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, बहुत ज़्यादा धार्मिक करवाता था। ठीक है, तो आप हमें बताइए न्यू ग्रोथ वृक्ष किसे कहते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए साथियों, होमवर्क दे रहा हूं आपको कि न्योग्रत न्यायग्रत भी बोल देते हैं, न्यायग्रत या न्योग्रत वृक्ष जो है वो उसे आधुनिक संदर्भ में हम क्या बोलते हैं, जो कि उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में न्योग्रत पेड़ का। वो कौन सा पेड़ है जिसको न्योग्रत बोला गया है, आज के संदर्भ में बताइए। आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये आज का हमारा चैप्टर लगभग हो गया है। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर था साथियों, टॉपिक था हमारा अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख पे शिलालेख, वर्ध शिलालेख और लघु शिलालेख पे हमने डिस्कशन की। उसके बाद फिर हमने इसके स्तंभ लेख लिए, स्तंभ लेखों पर डिस्कशन कर ली। कल हम इसके ऊपर और आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे गुहा लेखों पे। गुहा लेख बोले तो गुफाओं के अंदर जो खुदवाए गए थे। ठीक है, केव्स इंस्क्रिप्शंस बोले तो। ठीक है, बार बार साथियों कल भी एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर इंग्लिश में की भी प्रोवाइड करवा दीजिए। साथियों मैं बार बार कहना चाहूँगा साथियों, इंग्लिश में हम नहीं करवा पाएंगे, इंग्लिश के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम मैक्सिमम हमारे व्यूवर्स जो हैं हिंदी मीडियम के ही हैं। हिंदी मीडियम हमने कमिटमेंट भी किया हुआ हिंदी मीडियम से करवाने का, तो हम हिंदी मीडियम ही करवाते हैं। आप यार देखो समस्या क्या आती है यार, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो हिंदी समझ लेते हैं, मैं जो एक्सप्लेनेशन कर लूँगा वो समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना वो इंग्लिश नहीं समझ पाते, समस्या यहाँ आ जाती है। मैं तो चलो कोशिश करके एक्सप्लेन इंग्लिश में भी कर दूंगा, या थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप हम कर सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम भी किया जाए तो आप जरा कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए, तो हम इंग्लिश मीडियम का भी थोड़ा देखेंगे उसमें। ठीक है, अगर हमारी हिंदी समझने में आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, हम इंग्लिश मीडियम का ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये बोर्ड के ऊपर भी आप इंग्लिश में लिखिए, तो सर देखिए ये संभव नहीं हो पाएगा। बोर्ड के ऊपर इंग्लिश में लिख करके हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करें तो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के बहुत कम हैं, व्यूवर्स बहुत कम है हमारे पास, तो इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन में हम जरूर थोड़ा बहुत इंग्लिश ले लेंगे, इसको लिख करके हिंदी में ही उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्लास यहीं पे साथियों हम समाप्त करते हैं इसको। तो आपको हमारा काम कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, वहाँ पर मैं खुद जो है अपडेट्स डालता रहता हूँ। मैंने कल भी बहुत सारी अपडेट्स डाली हैं, लेखों के अभिलेखों के बारे में भी मैंने अपडेट्स डाली हैं, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 6ठी 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की NCERT जो है वो भी उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जा करके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 6th से लेकर के 12th तक की NCERT किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है साथियों, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, कुछ फेरबदल करना हो तो। और हाँ, एक और बात बताता हूँ साथियों, संडे को हम गूगल मीट का आयोजन करने जा रहे हैं संडे को, तो आप टाइम बता दीजिए। हमारा प्लान है रात को संडे को 9 बजे, हर संडे को हर हफ्ते में रात को 9 बजे गूगल मीट हुआ करेगी हमारी। लिंक मैं आपको उसका दे दूंगा, एक दिन पहले आपको लिंक में टाइम से पहले आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हैं और हम वहाँ पर लाइव डिस्कशन करेंगे, आपके क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। तो सभी को अपने नियर डियर जो इनको नहीं पता उनको बता दीजिए सभी को कि संडे को रात को 9 बजे का हमारा गूगल मीट होगा। आज अभी तो हमारे पास समय है, ठीक है, 3-4 दिन अभी हमारे पास है, तो जब तक आप सर्कुलेट में कर दीजिए इस मैसेज को कि संडे को रात को 9 बजे जरूर जुड़ें आप सभी को जो भी क्वायरी हो, क्वेश्चन हो, मैं उनका बारी बारी जवाब दूंगा। ठीक है, तो संडे को 9 बजे याद रखिए। तो जब तक के लिए आप लगे रहिए साथियों स्टडी के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।